दोस्तों, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जितनी चर्चाएं लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक है, जितनी इस देश के अलग अलग कोने तक है, उससे इतर यह भी है कि अब धमकी देने पर उतारू हो गए कुछ लोग। आज कई खबरें इससे जुड़ी हुई कि एक तरफ अभी पूरी तरीके से वो कानून बन नहीं पाया, उससे पहले ही धमकियां दी जाने लगी हैं। यही नहीं, एक ऐसा बयान योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है जो कभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिया ही नहीं गया, यानी कि वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं दिया, किसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नहीं दिया। एक मुस्लिम व्यक्ति के बयान को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बोला है वो समूचे मुस्लिम समाज को चुनौती देने वाला है। उसी तरीके से इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर कैसे गंदगी फैलाई जा रही है, न चाहते हुए भी सोशल मीडिया पर डराया धमकाया जा रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। पूछते हैं ना ये कि क्या बदल जाएगा वक्फ संशोधन बिल से, तो जो बदल रहा है देखिए, मानसिकता बदल रही है, धमकियां दी जा रही हैं, वो तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा, कल तक दक्षिण भारत के एक राज्य में जब हिंदी विरोधी मिशन या अभियान या ऑपरेशन या फिर इकैया आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त ये तथाकथित राष्ट्रवादी छाती पीट रहे थे क्योंकि वहां किसी और की सरकार है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से उत्तर भारत के लोगों के साथ बदतमीजी बदसलूकी की जा रही है, तो मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं। खबर दिखाऊंगा इनके अमेरिकी दोस्त की भी, ट्रंप से जुड़ी हुई और एलन मस्क की एंट्री की भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करेंगे दोस्तों एक ऐसी खबर से जो खबर थी ही नहीं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बड़े सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन यहां यही हो रहा है कि बस छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा करिए कि मुस्लिम समाज पूरा उसमें लपेटे में आ जाए। तो पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं, जरा बयान सुन लीजिए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सुनिए। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड। अब आप सुनिए इन्होंने ये क्या कहा, और अब जरा इधर भी सुनिए। और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। तो अब आप समझे कुछ खेल इसका, मैं जरा आपको समझा देता हूं। योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो कहा गया, उसमें उन्होंने कहा कि कहा जा रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ है, जबकि एक मौलाना ने खड़े होकर कह दिया। मानिए किसी हिंदुओं में से खड़े होकर कोई आपत्तिजनक बयान दे देता है, तो क्या सारे मुसलमानों को, किसी श्राइन बोर्ड को, राम मंदिर की कमेटी को, इन सबको एक जिम्मेदार मान लेना चाहिए? क्या आप इसके लिए तैयार बैठे हैं? नहीं। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग ऐसा ही भ्रम फैला रहे हैं जिसका डर पहले से ही था, क्योंकि मस्जिदों को कल तक विवादित करते रहे, अब वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्तियां विवादित होंगी और इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। चलिए एक और वीडियो और एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, पहले उस तस्वीर और खबर को देख लीजिए, समझ जाएंगे आप। पहले देखिए। दरअसल ये वीडियो जो निकल कर आई थी, ये हमीरपुर से निकल कर आई थी। दोस्तों, हुआ क्या है कि यहाँ पर डीएम दफ्तर के बाहर एक पार्किंग का लॉट बना हुआ था, वहां पर एक महिला ने, आपको याद होगा, नमाज अता कर ली थी। उसके बाद सब काम काज छोड़ दिए गए थे, गुंडे मवाली पकड़े जाएंगे बाद में, पहले इस महिला को ढूंढना था। अब खबर निकल कर आई, इस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और डीएम साहब के दफ्तर के बाहर जो होमगार्ड तैनात था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? बाकी जो घटनाएं हमीरपुर में होती रहती हैं वो होती रहे, लेकिन फिलहाल ये नहीं होना चाहिए। एक दिलचस्प वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरूर गौर से देखिएगा, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिएगा।
दरअसल क्या है मैं आपको समझाता हूं। इस सामने जो लाल टोपी पहनकर खड़े हुए हैं ये धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और अखिलेश यादव के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सामने और दूसरी तरफ जो खड़े हुए हैं वो डुमरियागंज से बीजेपी के कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। आपको याद हो कि एक दिन के मुख्यमंत्री भी बने थे। इनका नाम है जगदंबिका पाल। ये जगदंबिका पाल डुमरियागंज से फिलहाल सांसद है बीजेपी के। खास बात क्या है, ये जेपीसी के जिनके अंतर्गत वही जेपीसी जिनके सामने गई थी कि पूरी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर गए थे। विपक्ष भी गया था और सत्ता पक्ष के लोग। इन्हीं को न्याय करना था कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो आपत्तियां दर्ज कराई गई और जो विपक्ष की आपत्तियां सबको समायोजित करके एक मुकम्मल संशोधन बिल सामने रखना था। लेकिन यही वो डुमरियागंज के सांसद हैं जगदंबिका पाल जो नेतृत्व कर रहे थे जेपीसी का। अब इनको सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के सांसद दावा किया जा रहा है कि जो धर्मेंद्र यादव है उन्होंने कहा मैं डुमरियागंज जाकर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराऊंगा, मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात करूंगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण खबर पर। हमारे प्रधानमंत्री सबको पता है बैंकॉक चले गए, बड़े खुश नजर आ रहे होंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर एक और जगह कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं जैसे हालात कई और देशों के शहरों के बन रहे हैं। मणिपुर वाला मसला भी संभल नहीं पाया पूरी तरीके से। और महाराष्ट्र में देखिए एक एक उत्तर भारतीय को पीटा जा रहा है, पीटने की हालत लाई जा रही है, गालियां दी जा रही है। वजह जानकर ना आप भी लानत भेजने से पीछे नहीं हटेंगे। पहले सुनिए। साहेब मराठीमध्ये अनाउन्समेंट का नाहीये? नाही मला मराठीतली अनाउन्समेंट का नाही हे सांगा। तुमचा आवाजही ऐकू आला नव्हता, आपला आवाज जरा तरी वाटला। मराठीमध्ये अनाउन्समेंट का नाही? मराठी। तो दरअसल खबर ये निकल कर आई है कि एक महिला ने इनको घेर लिया है। वैसे ट्रैफिक पुलिस के हवलदार से मुझे नहीं लगता खास तौर पर आप भिड़ पाएंगे। अमूमन अगर आपके पास लाइसेंस भी होता है, हेलमेट भी होता है, आपने अगर कार में बैठे हैं, अगर आपने सीट बेल्ट भी लगा रखी होती है, पॉल्यूशन होता है, सब कुछ होगा, तब भी अगर पुलिस वाला आपको रोकता है तो शांति के साथ अब चले जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में आजकल उल्टा हो रहा है। पहले आम जनता को निशाना बनाया जाता था। ढकेल जो लगाते, ठेला जो लगाते हैं, वो छोटे छोटे दुकानदार, राहगीर, कर्मचारी, कोई मोटरसाइकिल सही कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा, उसे कूटा पीटा जाता था क्योंकि वो मराठी नहीं बोलता था। कहा जाता था तुम मराठी नहीं हो, इसलिए भाग जाओ यहां से। ऐसा बेहद अशोभनीय रवैया उनके साथ अख्तियार किया जाता था। तो बड़ी बड़ी बातें होती थी। अब हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। अब बीजेपी की सरकार है, वहां पर वो मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। वहां के जो एक पुलिस वाले हैं ये मराठी में अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे तो इनको घेर लिया गया। ये ट्रैफिक पुलिस के हवलदार है बेचारे इतने ज्यादा डर गए कि इन्हें पुलिस की गाड़ी में आकर बैठना पड़ा और महिला के सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए, क्योंकि ये देख ही रहे हैं अपनी आंखों के सामने कि रोज इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। फिर मनसे के कार्यकर्ता आ जाते हैं, फिर उधर से कोई संगठन आता है और मारपीट करता है। और वहां की जो मजबूत सरकार है डबल इंजन वाली, वो चुप्पी साध कर बैठी है। अब देवेंद्र फडणवीस को फर्क नहीं पड़ रहा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे हालात बना दिए गए। जबकि अब से तकरीबन 1 महीने पहले ऐसे ही उत्तर भारत में जो हिंदी है हमारी भाषा, उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था, तब छाती पीट रहे थे कि क्या क्या बना दिया अपने देश में, देखिए हम हिंदी नहीं बोल सकते, तमाम चीजें। अब हिंदी को लेकर यहां पर जो बदतमीजियां की जा रही हैं उस पर एक भी राष्ट्रवादी अपनी जुबान नहीं खोल पा रहा। इनकी जुबान को काट मार गई। और एक नहीं है, कई सारे हैं। जरा मैं दिखाता चल रहा हूं, ये भी देखिए, यहां भी वही तमाशा है। इधर घूमने नहीं दिखाने का, इधर नौकरी करता है ना तो मराठी सीखने का, इधर हमको एटीट्यूड नहीं दिखाने का, समझे ना? हम भी अनपढ़ नहीं है। का गाइडलाइन है, तुम हमको मत सिखाओ। रिजर्व बैंक का गाइडलाइन है कि जो बैंक जो सेगमेंट में रीजनल ये बैंक भी हम अभी ना तुम्हाला नीट समजवतोय। तुमची उमेद असेल ना, इधर तुम्ही साहेब गेटच्या बाहेर आम्ही साहेब आहे, मॅनेजमेंट। तो भैया महाराष्ट्र का उल्हासनगर इलाका है, वहां पर अमरनाथ है, वहां पर ये बैंक में कर्मचारी हैं। अब ये चल रहा है कि जितने भी महाराष्ट्र में बैंक हैं वहां के सारे कर्मचारियों को मराठी आनी चाहिए, वरना ये बदतमीजी होती रहेगी। ये कहा जा रहा है, ये स्पष्ट तौर पर है, जाकर आप गूगल कर लीजिए, खबर मिल जाएगी। और हर जगह बैंक में घुस के बदतमीजियां की जा रही हैं। देखा आपने, गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है उस व्यक्ति से जो बैंक में काम करता है, और वहां पर बैठकर आराम से बदतमीजी की जा रही है, खुलकर मैनेजर से बदतमीजी की जा रही है। हिंदी आती है, मराठी आती है? नहीं, हिंदी आती है, बस बदतमीजी होगी। तो ये खुल्लम खुल्ला वहां खेल किया जा रहा है। बीजेपी को फर्क पड़ रहा है, राष्ट्रवादी बनेंगे, राष्ट्रवादियों की सरकार में ये तमाशा हो रहा है। यही नहीं है, अभी और देखिए दोस्तों, इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं। ये देखिए एक और तमाशा। आणि आपली राज्यभाषा आहे मराठी, जर बँकांमध्ये मराठीचा वापर करावा असा शासनाचा निर्णय आहे, तुम्हाला जर बोलता येत नसेल मराठी तर मग आमचे ग्राहक दुसऱ्या बँकेत, महाराष्ट्र बँक आहे, दुसऱ्या बँकेमध्ये त्यांचा व्यवहार कसा पूर्ण होणार, कंप्लीट कसा होणार? तुमच्या बँकेमध्ये पैसे आहेत त्यांचे, त्यांना समजा काही खरेदी करायची, त्यांना व्यवहार करायचा, आणि तुम्ही जर समजा तुमचे सगळेच लोक जर हिंदी। अब समझा देता हूं इसको भी। न्यूज 18 मराठी ने इस खबर को छापा है, लिखा है कि भाई
जो वीडियो चल रही है उन्हीं की तरफ से है। ये घुस जाते हैं और बताते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कम से कम वहां पर तो हिंदी बिल्कुल अलाउ नहीं होनी चाहिए, मतलब सारे के सारे जितने भी मराठी वहां पे एम्प्लॉई सब पर मराठी आनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी वहां के कर्ता धर्ता की है। मतलब खुलकर धमकाया जा रहा है बैंक के अंदर जाकर। मैं डंके की चोट पर आप सब लोगों को, मैं से जितने मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक की हिम्मत है तो जाकर धमका कर देख लीजिए, तो तुरंत पुलिस आएगी, गिरफ्तार करके ले जाएगी। लेकिन बीजेपी शासित राज्य में ये इसका अलाउ कर दिया गया है, जो कर सको कर लो। और देवेंद्र फडणवीस मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, वहां के गृह मंत्री, वहां के सरकार, वहां की पुलिस, और हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री वो चले गए बाहर घूमने, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को क्या हो रहा है। चलिए अब एक खबर दिखा रहा हूं, ये वैसे इनको चेहरे को पहचान लीजिए, खबर नहीं दिखा पाऊंगा किसी वजह से। ये प्रदीप सिंह है। भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात की तरफ इंगित कर रही है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, वो तो सबको पता है, लोकसभा चुनाव 240 सीटें कैसे आई, क्यों आई, उत्तर प्रदेश पर भारी दबाव, योगी आदित्यनाथ कुर्सी छोड़ो, आरएसएस की एंट्री, तमाम चीजें आप सबके सामने है। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे। चल अभी प्रदीप सिंह, पहले तो प्रदीप सिंह तो ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं, जबकि पत्रकार से ज्यादा ये योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी शाह की जो लड़ाई है उसके बारे में खुलकर बता रहे हैं। इनका जो बताना है, इनका कहना है, ये प्रदीप सिंह है, बड़े पत्रकार माने जाते थे, हमने भी इनकी पत्रकारिता देखी, सीखा बहुत, ये बात सही है। लेकिन ये दौर ही अब ऐसा हो चला है कि एक का पल्लू पकड़कर चलना है, तो एक का पल्लू पकड़ रखा है। योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी शाह वाली लड़ाई में बीजेपी के जो जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता था, अभी वो असमंजस में है कि किधर जाए, योगी के साथ या मोदी शाह के साथ। फिलहाल इन तथाकथित बड़े जो पत्रकार हैं, इन्होंने पल्लू पकड़ लिया है योगी आदित्यनाथ का। ये बता रहे हैं, अभी तक कहा जाता था केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक का जिक्र किया जाता था, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, सब एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं। अब इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, इन्होंने मनोज सिन्हा को भी लपेटे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि मनोज सिन्हा योगी जो नरेंद्र मोदी साहब है उनके बनाए हुए तमाम चीजों को, मापदंडों को तोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन निशाने पर योगी आदित्यनाथ है। तमाम चीजें इनकी तरफ से कही जा रही हैं। तो अभी भी जो लड़ाई का जिक्र करते हैं जो पत्रकार, ये बताते हैं लड़ाइयां नहीं चल रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, शांति हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं, और आने वाले वक्त में आपको पता भी लग जाएगा कि तलवारें खिंची है नहीं खिंची है। चलिए एक बयान जरा सुनिए, संसद के अंदर उठा था, कितना जबरदस्त है, जरा सुन लीजिए। Elon Musk on his platform X threatened the Ukrainian government, saying that my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army and the entire front line would collapse if I turn it off. I'll just, sir, I'm setting the context. You have to permit me. One second. I have to highlight three issues. One second. You have to permit me to. No. So I want to place this on record. We are not here to answer with regard to any company's policies. We are here for the consumers of India. The Prime Minister Narendra Modi represents 1.4 billion people. India, which is a power, economic and a political power across the world today. We are not here to answer for any particular company. समझ गए आप? दरअसल एक तो हमारे देश में डोनाल्ड ट्रंप के लिए, पहले अडानी के लिए, फिर अंबानी के लिए, मणिपुर के लिए नहीं बोलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उस पर शांति छाई रहेगी। हमारे देश के शेयर मार्केट टूट कर धड़ाम हो जाए, हमारे देश के तमाम निवेशकों के पैसे बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अडानी की जब कंपनी के शेयर टूटे थे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। अभी भी हाल फिलहाल में काफी कुछ हुआ, अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई, आज भी शेयर मार्केट टूटकर बहुत निवेशकों को नुकसान हुआ, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। एलन मस्क के बारे में भी आप ज्यादा मत करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी आखिरी बार जब गए थे, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने दूसरी बार जब गए थे, तो एलन मस्क के बीवी बच्चे उनकी आया सबसे मुलाकात कराए थे नरेंद्र मोदी साहब। तो ऐसे में एलन मस्क को लेकर सवाल कैसे किया? राघव चड्ढा ने सिर्फ एलन मस्क को लेकर सवाल कर लिया था, क्योंकि वो यूक्रेन को लेकर कई तरह के बयान दिए गए थे और उसी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे थे, क्योंकि एलन मस्क का कहा जा रहा है कि स्टारलिंक से और इन सब चीजों से हमारे देश में भी एंट्री होने जा रही है। उनके सवाल को एक तो पूरा नहीं होने दिया जगदीप धनखड़ साहब ने। दूसरा देखिए कि चूंकि जिनके अंडर में ये मंत्रालय है और एलन मस्क जैसा दूसरे देशों में कर रहे हैं, उसको लेकर सवाल पूछने की कोशिश की गई तो कह दिया गया मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बोलूंगा। बोलेंगे भी कैसे? आपके वाले जो है वो जब उनकी आया से मुलाकात तक कराते हैं, इतनी हिम्मत हो जाती है एलन मस्क की कि अपनी आया को लेकर घुस जाए हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात करने, तो सोचिए क्या स्थिति है। अब ये मत कहिए कि हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत सीधे सज्जन है, गरीबों से मिल लेते हैं। मैं तो कहता हूं बुला लीजिए अपने घर में एक बार इन्विटेशन देकर, आपके घर में आ जाए। एलन मस्क की आया है ना, मिल भी लेंगे उनसे। खैर एक चुटकी ली गई, एक पत्रकार है उनकी तरफ से दिखाना जरूर चाहूंगा। रणविजय सिंह ने लिखा है कि चीन ने जो टैरिफ लगाया गया अमेरिका की तरफ से, तो चीन का बयान है अमेरिकी टैरिफ गलत, हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बयान है टैरिफ लगाना गलत। ब्रिटेन ने कहा यह सही नहीं, हम अपने देश के लिए फैसला लेंगे। दक्षिण कोरिया का बयान है इससे निपट लेंगे। ब्राजील ने कहा अपने हितों की रक्षा करेंगे। जापान ने कहा ये WTO यानी कि
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उल्लंघन है। लेकिन भारत की तरफ से जवाब दिया गया, चलो थाईलैंड। नमस्कार।